सो ये बताओ कि प्राइम नंबर्स की लॉजिक बन गई थी कि प्राइम नंबर्स हम कैसे फाइंड करते हैं? कोई आइडिया लगा है, कोई पता चला है, कुछ बनाया है? नहीं सर, मैं देखता रहा हूँ, कुछ मिला नहीं है कि उस लॉजिक क्या थी। अच्छा ठीक है, ये बताओ 0 और 1 प्राइम नंबर्स हैं या नहीं है? सर 0 और 1, सर 0 नहीं है, लेकिन सर 1 हमेशा ही होगा प्राइम। पता नहीं, हो सकता है हो 1 प्राइम नंबर, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है और अभी तक जहाँ तक देखा है वो यही है कि 0 और 1 प्राइम नंबर्स में नहीं आते हैं। सर नहीं, प्राइम नंबर्स वो होते हैं ना सर जो कभी डिवाइड नहीं हो सकते, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं बेसिकली। लेकिन 0 और 1 जो है वो इसमें से एक्सक्लूडेड है। अच्छा, फिर हो सकता है क्योंकि असल में तो सर वो भी मतलब डिवाइड तो हो नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। खैर चलो, जो हमारी थ्योरी है उसको शॉर्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके, मेरे पास ये स्लाइड कहीं पे पड़ी हुई थी, ये शो हो रही है ना रैम के सेगमेंट? जी जी सर। ये मेरे पास पड़ी हुई थी लेकिन अब पता नहीं कहाँ चली गई है। खैर, जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं ना तो हम यहाँ से टाइप कर रहे होते हैं और पीछे जो है वो रैम के अंदर स्टोर हो रहा होता है। रैम क्या होती है? रैम का आइडिया है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। बेसिकली इसको जो है प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि हमारा जितने भी प्रोग्राम्स जब हम ओपन करते हैं तो वो हमारे पास रैम के ऊपर ही आकर जो है वो टेम्परेरी हर चीज़ को स्टोर करते हैं फिर ओपन करता है। सर सबसे क्विकेस्ट जो मतलब कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है सर ये होती है। सबसे ज़्यादा नहीं होती, बट एक जो सेकेंडरी मेमोरी है ना उसके मुकाबले में सबसे ज़्यादा फास्ट होती है। हाँ, वो सबसे ज़्यादा फास्ट तो सर वो होती है कैशे मेमोरी। नहीं, वो भी नहीं होती, कैशे भी सेकंड नंबर पे आती है। तो सर रजिस्टर्स का नाम सुना है? हाँ सर, हाँ रजिस्टर जैसे स्टैटिक रजिस्टर्स और ये। हाँ, असेंबली लैंग्वेज के अंदर पढ़े होंगे रजिस्टर्स। सो बेसिकली रजिस्टर्स होते हैं हमारे पास जो सबसे ज़्यादा फास्ट होते हैं। क्या? उसके बाद हमारे पास जो है वो कैशे मेमोरी आती है, फिर हमारे पास जो है वो रैम आती है, उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जितनी भी होती है ना, HDD हो गई और SSD हो गई, वो जो है वो आती जाती है। SSD का आइडिया है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये तो इसकी डेफिनेशन है ना। सर नहीं, मतलब ये आइडिया है कि सर ये HDD से इस तरह से फर्क है कि सर ये मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट इस्तेमाल नहीं करता स्टोरेज के लिए, मैग्नेटिक डिस्क इस्तेमाल नहीं करता, ये मतलब रोटेशन इस्तेमाल नहीं करता, ये NAND और NOR गेट इस्तेमाल करता है। हाँ, बेसिकली इसके अंदर सर्किट्स ट्रांजिस्टर्स जो है वो लगे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये HDD से ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, ओके। खैर, रैम के अंदर हमारे पास जो है ना वो 6 से 7 सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो है वो सबसे पहले जो है वो कोड सेगमेंट आता है। जो भी हमारा कोड होता है वो सारा का सारा इसके अंदर जा रहा होता है, ठीक है। इसका साइज़ हमारे पास जो है वो 16 to 64 किलोबाइट्स होता है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारे पास डेटा सेगमेंट आ जाता है, ठीक है। इसके नाम जो है वो बड़े आराम से आप याद कर सकते हो, C, D, E, H और S। पहले C, D, फिर E, फिर H और S। C, D, E तो सिंपल से है, सिंपली फिर पीछे H और S ही रह जाता है, ठीक है। ओके, सो जितना भी हमारा कोड होता है अक्सर छोटे लेवल के ऊपर जो है ना, जितना भी हम कोड लिखते हैं वो 16 to 64 किलोबाइट्स के अंदर जो है वो पूरा आ जाता है। 100-200 लाइनों का कोड अगर आप C++ के अंदर लिखोगे ना तो वो सिंपली 1 से 2 किलोबाइट्स लेता है, उससे ज़्यादा नहीं लेता। अच्छा, तो सर जैसे कि रेगुलर प्रोग्राम्स है वो 64 किलोबाइट तक के वो इस सेगमेंट, वो रैम के सिर्फ एक सेगमेंट के अंदर पूरे आ जाते हैं, उनको कोई और एक्स्ट्रा सेगमेंट जो है वो यूज़ करना नहीं पड़ता।
जो कोड एक्स्ट्रा होता है ना, लाइक 64 किलोबाइट से एक्सीड कर जाता है, तो वो फिर आपके पास एक्स्ट्रा सेगमेंट के अंदर आ जाता है। अच्छा। उसके बाद आपके पास कोड सेगमेंट के बाद जो है वो डेटा सेगमेंट होता है। आपके जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, स्टैटिक वैल्यूज़ हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, वो सारे के सारे आपके पास डेटा सेगमेंट के अंदर आ रहे हैं। सर स्टैटिक वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू तो सेम नहीं होंगे? नहीं, स्टैटिक वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू में डिफरेंस होता है थोड़ा सा। अच्छा, तो सर स्टैटिक और कांस्टेंट का तो सर मीनिंग सेम ही नहीं हो गया कि स्टैटिक का भी सर मतलब वही रहना, सेम ही रहना? बिल्कुल। एक्चुअली कांस्टेंट में क्या होता है, एक मिनट मैं दिखा देता हूँ अगर मैं दिखा सकूँ। कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है ना, लेट्स से हमने एक वैल्यू ली कांस्टेंट 64 और एक वैल्यू हमने ले ली स्टैटिक। स्टैटिक के बाद फिर हमारे पास जो है वो डेटा टाइप आती है। अब इसमें स्टैटिक कांस्टेंट ले लो, स्टैटिक कांस्टेंट और कोई वैल्यू असाइन कर दो तो 65, या कोई स्ट्रिंग असाइन कर दो तो स्ट्रिंग, ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, कांस्टेंट क्या करता है, स्टैटिक क्या करता है। और स्टैटिक, और यहाँ पे आपके पास कोई कांस्टेंट का सेक्शन है और ये आपके पास स्टैटिक, मेमोरी के अंदर कोई स्पेस एलोकेट होगी इनको। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे पहले आता है कांस्टेंट, फिर आता है हमारे पास स्टैटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हम स्टैटिक से वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, लेट्स से ये एक स्टैटिक वेरिएबल है और कोई हमारे पास एक और स्टैटिक वेरिएबल जो है वो आ जाता है स्टैटिक। सो ये क्या होता है कि दोनों जो है ना वो एक ही रैम के अंदर लोकेशन को पॉइंट कर होते हैं। लेट्स से ये कहाँ गई, ये तो काफ़ी बड़ा है, चलो कोई छोटा कर लो। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास रैम के अंदर कोई लोकेशन है। ओके, सो स्टैटिक 1 और स्टैटिक 2 है और यहाँ पे हमारे पास दो कांस्टेंट वेरिएबल है, कांस्टेंट 1, कांस्टेंट 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप दो कांस्टेंट्स बनाते हो ना, तो ये कांस्टेंट लेट्स से आपके पास इस जगह को पॉइंट कर रहा होगा, ये यहाँ पे आपके पास स्टोर हो रहा है, ठीक है। और कांस्टेंट 2 जो है आपके पास सिमिलरली ऐसी ही कोई दूसरी जगह होगी, इसका कोई डुप्लीकेट होगा, लेट्स से ये, ठीक है। रैम के अंदर कोई और जगह होगी जहाँ पे आपके पास ये कांस्टेंट 2 पड़ा हुआ होगा, पूरा ही आ गया तो, लेकिन स्टैटिक के केस के अंदर जो है वो ऐसा नहीं है। स्टैटिक के अंदर केस के अंदर क्या है कि आपके पास ये अगर एक वेरिएबल इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो स्टैटिक 2 का जो वेरिएबल होगा वो भी आपके पास इसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरी लोकेशन को जो है वो पॉइंट करेगा। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस आ जाता है आपके पास मेमोरी एलोकेशन में, जो है वो फ़र्क आ जाता है। ये थोड़ी सी जो है ना, अगर यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो ये दो लोकेशंस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, दो एड्रेसेस पे बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो स्टैटिक के वेरिएबल्स हैं, ये बेसिकली एक ही सिंगल पॉइंट पे जो है वो वैल्यूज़ को एक्सेस कर रहे हैं, एक ही सिंगल वैल्यू को जो है वो एक्सेस कर रहे होंगे। लाइक अगर स्ट्रिंग मैंने जो है वो स्टैटिक को भी दी है, स्टैटिक 2 को भी दी है, तो ये बेसिकली एक ही लोकेशन है जिसको वो यूटिलाइज़ कर रहे होंगे। ये नहीं है कि अगर, यानी कि अगर मैं स्टैटिक 1 प्रिंट करवाऊँगा, स्टैटिक 2 प्रिंट करवाऊँगा, तो मेरे पास स्ट्रिंग प्रिंट होगा, ठीक है। और अगर मैं उनकी लोकेशन प्रिंट करवाऊँगा तो मेरे पास दोनों की लोकेशन सेम आएगी। लेकिन कांस्टेंट के केस में ऐसा नहीं है। कांस्टेंट के केस में अगर मैंने दोनों के अंदर वैल्यूज़ भी सेम रखी हुई हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि
जब मैं उनकी लोकेशन प्रिंट करवाऊँगा तो कांस्टेंट की लोकेशन भी डिफरेंट आएगी और कांस्टेंट 2 की लोकेशन भी डिफरेंट आएगी। सो ये बेसिकली स्टैटिक और कांस्टेंट का जो है वो डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा। ओके, सो आगे चलते हैं। डेटा सेगमेंट के बाद हमारे पास जो मेजर सेगमेंट्स आते हैं ना, वो हमारे पास हीप और स्टैक के हैं। मेजरली जो है ना, आप स्टैक के अंदर सारा डेटा जा रहा होता है हमारा, ठीक है। और जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं तो हमारे पास हीप के अंदर सारा डेटा जा रहा होता है। स्टैटिक डाटा हमारा स्टैक के अंदर जा रहा होता है और डायनामिक डेटा जो है वो हीप के अंदर जा रहा होता है। अब हीप और स्टैक के अंदर डिफरेंस क्या है, इसको देखते हैं। हीप एक्सप्लेनिंग की भी यहाँ पे, मैं स्टैक को जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैक में क्या होता है, हमारे पास जो है वो लीफो स्ट्रेटजी यूज़ होती है। लीफो स्ट्रेटजी क्या कहते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो डेटा सबसे पहले सबसे आखिर में आता है वो सबसे पहले बाहर जाता है। सपोज़ करो कि आप शादी में खाना खाने जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपके पास साइड पे जो है वो प्लेट्स पड़ी हुई होती हैं। वो प्लेट्स जो है वो स्टैक फॉर्म के अंदर पड़ी हुई होती हैं। जो प्लेट्स सबसे आखिर में आई होती है वो सबसे पहले आप उठाते हो, ठीक है, और जो उन्होंने सबसे पहले रखी होती है वो आपके पास सबसे आखिर में आ रही होती है। सो ये जो है वो लीफो स्ट्रेटजी है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे आखिर में डेटा आया है वो सबसे पहले बाहर जाएगा। ये हमारे पास स्टैक के अंदर हो रहा होता है, ठीक है। और हीप के अंदर क्या होता है, और इसके अंदर बेसिकली एक और चीज़ है कि आपके पास जो है वो अगर एक डेटा जो है वो 0 एड्रेस पे पड़ा हुआ है तो अगला डेटा जो है वो 1 एड्रेस पे ही पड़ा हुआ होगा। उससे अगला जो डेटा आएगा वो 2 एड्रेस पे पड़ा हुआ होगा, उससे अगला तीसरे एड्रेस पे, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। 1 स्टेप जो है वो पॉइंटर मूव करता जाएगा आगे। लेकिन हीप के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है। हीप के अंदर क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। हीप के अंदर जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होती है। लेट्स से एक रिकॉर्ड आपके पास, ये एक रिकॉर्ड है, लेट्स से वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड 1, ठीक है, रिकॉर्ड 1 है। तो जो दूसरा रिकॉर्ड होगा आपका वो ये रिकॉर्ड 2 नहीं होगा, ये रिकॉर्ड एनी नंबर हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है, ठीक है। ये रिकॉर्ड जो है इसको मैं डुप्लीकेट करूँ, सो ये रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास नेक्स्ट रिकॉर्ड 22 भी हो सकता है। आपने उसको नहीं बताया कि कौन सी जगह जो है वो हमें चाहिए। हीप में हम जब भी मेमोरी लेंगे हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा कि हमें जो है वो लिंक करना पड़ेगा। एक रिकॉर्ड जो है वो दूसरे को पॉइंट कर रहा होगा और उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड जा रहा है। हीप को हम किस लिए यूज़ करते हैं, वो हम पॉइंटर्स के लिए यूज़ करते हैं। पॉइंटर्स पे जब जाएंगे तो इसकी भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है हीप की इतनी डिटेल में जाने की। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, बस इतना मेरे ख्याल में अभी काफ़ी है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यहाँ तक बताओ कोई इशू? नो। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो वेरिएबल्स की टाइप्स आ जाती हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स जो है ना वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वेरिएबल दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा हमारे पास होता है, करो इसको, इसे कहते हैं हम स्पेशल वेरिएबल, ठीक है। सिंपल वेरिएबल और स्पेशल वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल के अंदर जो है वो हम सिंपल वैल्यूज स्टोर करवाते हैं। सिंपल वैल्यू से मुराद है कि हम यहाँ पे कोई नंबर 12, 0 to इन्फिनिटी जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, सिंपल नंबर्स स्टोर करवा सकते हैं। A to Z कोई स्ट्रिंग स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है, A to Z कोई स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर जो है वो हम स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ होते हैं। अब बात यह है कि अगर ये सिंपल वैल्यूज़ हैं और इन्हीं में हम सारा काम करते हैं तो स्पेशल वेरिएबल्स फिर क्या स्टोर करवाते हैं?
स्पेशल वेरिएबल्स हमारे पास जो है वो स्पेशल वैल्यूज स्टोर करवाते हैं, ठीक है। स्पेशल वैल्यूज़। अब सवाल ये है कि स्पेशल वैल्यूज़ क्या होती है। स्पेशल वैल्यूज़ हमारे पास एड्रेसेस होते हैं, यानी कि वो वेरिएबल जो है वो रैम में किस एड्रेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अगर ये बात हमें जाननी है तो हम उसके लिए जो है वो स्पेशल वेरिएबल को यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके, सो मार्कर की तरह वेरिएबल में हमारे पास दो टाइप्स आ गए, एक सिंपल वेरिएबल, स्पेशल वेरिएबल। सिंपल वेरिएबल के अंदर आया सर, एड्रेस का क्या मतलब होया कि किस एड्रेस पे आप ये स्टोर कर रहे हैं? बिल्कुल। सपोज़ कि आप इस कॉलेज में हो, ठीक है। आपके कॉलेज में जो है वो आपको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, कैसे जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, बताओ। टीचर को कैसे पता चलता है कि आप कौन हो, या आपके कॉलेज वालों को कैसे पता चलता है कि आप सर ये गलती का फोन का मसला हो रहा है ना सर। जो तो सर मुझे मोमिन के ही नाम से बुलाते हैं या सर बोलते हैं। अच्छा, ओके। सो यूनिवर्सिटी में लेट्स से कि आपने फ़ी वाउचर निकलवाना है, या जब आप पेपर दे रहे होते हो, ठीक है। अक्सर बोर्ड के पेपर्स अगर आपने कभी दिए हो तो आपको आइडिया होगा कि बोर्ड के पेपर्स में, आई डोंट नो सिंध में ऐसा होता है या नहीं होता, बट पंजाब में क्या होता है कि आपका जो नाम होता है ना उसको वो फाड़ देते हैं ऊपर से, ताकि टीचर को ना पता चले कि बच्चा कौन है, बच्चे का नाम क्या है। आपके पास एक स्पेशल चीज़ जो है वो जाती है जिससे आपको वो आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं और आपका पेपर चेक हो रहा होता है। वो क्या चीज़ होती है? सर स्टूडेंट आईडी कोड। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी आईडी तो मैंने अव्वल तो सर मैंने बोर्ड दिया नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि जितनी है तो सर इसकी ज़्यादा सकती है। हाँ, सो आपकी जो आईडी है उससे जो है आप एक्सेस किया जा रहा होता है। इसी तरीके से जब कोई भी वेरिएबल आ रहा होता है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू होती है। अच्छा, ये आपके पास कोई वैल्यू है, एज्यूम इट टू बी 50, ठीक है। वो आपके पास रैम के अंदर कहीं पे स्टोर हो रही होती है। रैम ओके। मेरे ख्याल में ये वाली अच्छी रैम नहीं लगेगी, डिलीट इट। ओके, सो यहाँ रैम के अंदर बेसिकली मुझे डिलीट कॉलम, डिलीट कंटेंट, डिलीट रो। अच्छा, खैर इसमें से एक को जो है ना फ़िलहाल अज्यूम नहीं करते, ठीक है। हम सिर्फ इतने पार्ट को अज्यूम करते हैं, ठीक है। नहीं, बल्कि कर ही लेते हैं। खा लो यार इसको। ओके, सो आपके पास जो ये एड्रेस है ये 1 होता है, और ये जो है 0 से एड्रेसेस स्टार्ट होते हैं। अब आपके पास अभी फ़िलहाल जो है वो मल्टीपल एड्रेसेस पहले से बने हुए होते हैं, और जो 50 वैल्यू है ना वो आपके पास यहाँ 0th एड्रेस पे जाके जो है वो पुश होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो 50 आ गई है। अब आपके पास दो तरीके हैं इसको एक्सेस करने के। ये आपके पास जो है वो उसका एड्रेस है, ठीक है, और ये आपके पास वैल्यू है, ठीक है। अब आप या तो वैल्यू यानी उसके नाम से एक्सेस कर लो, ठीक है। क्या जाता है, हाँ, यहाँ पे स्टोर है सच्ची वैल्यू ही होती है। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया। सिंपल वेरिएबल्स को जो है हम नेम्ड वेरिएबल्स भी कहते हैं। नेम्ड वेरिएबल्स, और किधर गया, नेम्ड वेरिएबल्स, ठीक है। यानी कि आप या तो नाम से बुला लो या तो आप उसके एड्रेस से बुला लो। आप दो तरीके से जो है वो नेम्ड वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हो। नेम्ड वेरिएबल्स को एक्सेस करने के दो तरीके हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ। 2 ways to access named variables, ठीक है। नेम्ड वेरिएबल से मतलब है कि वेरिएबल का नाम ए है, वेरिएबल ए, ठीक है। उसके अंदर जो है वो कोई वैल्यू पड़ी हुई होगी,
तो आपको अगर वो वैल्यू एक्सेस करनी है तो आपके पास दो तरीके हैं. आप या तो उसको उसके नाम से बुला लो, ठीक है, आप सी आउट करवा दो ए को थ्रू बाय नेम, ठीक है. दूसरा तरीका है बाय एड्रेस, ठीक है. उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि स्पेशल वेरिएबल के अंदर भी जो है उसको एक्सेस करने का हमारे पास एक ही तरीका है, या शायद मैंने एक ही पढ़ा, ये याद नहीं है. इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है. ये जो वैल्यूज़ आपके पास स्टोर होती हैं, नेम्ड वेरिएबल्स आपके पास जितने भी हैं ये आपके पास स्टोर होते हैं. दे आर स्टोर्ड इन ए स्टैक, ठीक है. ये आपके पास स्टैक के अंदर स्टोर होता है. दूसरे होते हैं आपके पास स्पेशल वेरिएबल्स. इनका कोई नाम नहीं होता, स्पेशल वेरिएबल्स, ठीक है. स्पेशल वेरिएबल्स इनका कोई नाम नहीं है, तो इनको एक्सेस कैसे करेंगे? नाम नहीं है लेकिन इनके पास एड्रेस तो है ना, तो हम इनको जो स्पेशल वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, दे डोंट हैव नेम्स, ठीक है. सो टू एक्सेस देम हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो है एड्रेस को यूज़ करना पड़ता है. सिंपल. इनको एक्सेस करने के लिए हमें एड्रेस जो है पास करना पड़ता है. और ये बनते कहाँ पर है? हाँ सर इस तरह नहीं है सर, मतलब लो लेवल लैंग्वेज की तरह. सॉरी दोबारा बोलो. सर ये लो लेवल की तरह नहीं है कि एड्रेस मतलब लिखना होता है जैसे LTD या CI. तो C++ लो लेवल लैंग्वेज ही है. नहीं मतलब सर वो इसकी वही मैं पूछ रहा था कि लो लेवल की तरह हम लोग फेच करते हैं एड्रेस. बिल्कुल ऐसे ही है. हाई लेवल में डिफरेंट तरीके से एड्रेस फेच करते हैं. अच्छा नहीं मैं पूछ रहा हूँ, हाई लेवल में डिफरेंट तरीके से एड्रेस को फेच किया जाता है. सर ये तो सर मुझे नहीं पता क्योंकि हम लोग ने तो लो लेवल की एड्रेस की है. मैंने भी कभी नहीं किया, मुझे भी नहीं पता कि हाई लेवल में एड्रेस फेच होता है या नहीं होता. पाइथन में अगर आप आईडी का फंक्शन चलाओ तो वो एक सर नहीं आईडी शायद फेच होता है सर. आईडी से फेच होता है जो भी है, शायद होता है सर. मैं ये हाँ खैर जो भी है. स्पेशल वेरिएबल्स जो है उनके पास कोई नेम नहीं होता. उनको एक्सेस करने के लिए जो है आपके पास उनका एड्रेस होना चाहिए, ठीक है. तो और ये सारे के सारे जो है वो हीप के अंदर स्टोर होते हैं जहाँ पे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है. ओके सो लेट्स से क्या हमने कहा कि हमारे पास जो है वैल्यू है 50. इसको हम वेरिएबल ही बना देते हैं. हमारे पास एक वेरिएबल है इंटीजर A50. अब आप देख रहे हो कि हमारे पास स्टैक के अंदर जो है ये हमारे पास स्टैक है, तो स्टैक के अंदर तो सिर्फ वैल्यू जा रही है और एड्रेस पड़ा हुआ है. लेट्स से हमने एड्रेस एक्सेस करना है तो हमें पता है कि हमें कहाँ पे जाना है, लेकिन ये जो इसका नाम है ये कहाँ पे जा रहा है? कोई गैस है? हमने इसको नाम से एक्सेस करना है लेकिन इसका नाम जा किधर रहा है? सर A पे. हाँ सर इसका नाम आप कह रहे जैसे A है वो. हाँ वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है? उसको भी तो कहीं पे स्टोर होना पड़ेगा ना. तो वो भी नेम से एक्सेस करना है तो सब वो भी प्राइमरी मेमोरी में होगा. होता तो प्राइमरी मेमोरी के अंदर ही है, लेकिन कहाँ पे? कोई आइडिया? सर शायद जहाँ एड्रेस मतलब वैल्यू या एड्रेस सबके साथ ही. इधर तो सिर्फ स्टैक के अंदर तो सिर्फ या तो एड्रेस स्टोर होता है तो वैल्यू स्टोर होती है, और तो कोई चीज़ स्टोर नहीं होती. तो सर ये मतलब वैल्यू के अंदर ही तो है A, लेकिन सर दूसरा एड्रेस पर. अच्छा ठीक है. ओके सो बेसिकली हमारे पास एक बंदा है सिंबल टेबल. बंदा मेमोरी के अंदर ही है और सिंबॉलिक टेबल. सो आई थिंक ये हीप के अंदर बनता है, बट इसका जो है मुझे कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं मिला
इस बात का कि हीप के अंदर बनता है या नहीं बनता, बट ये कंफर्म है कि सिंबल टेबल जो है वो पीछे बन रहा होता है, ठीक है। सिंबल टेबल के अंदर जो है वो हमारे पास मल्टीपल चीज़ें जाती हैं और उसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी हैं। ये 2 पास असेंबलर इस्तेमाल करता है ना सर सिंबल टेबल? क्या चीज़? सर ये 2 पास असेंबलर इस्तेमाल करता है ना सर? मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का, हो सकता है करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, डेटा टाइप होती है, नेम होता है, साइज़ होता है और एड्रेस भी होता है इसके अंदर। डेटा टाइप, नेम, साइज़ और एड्रेस, ठीक है। ओके, साइज़ और एड्रेस। डेटा टाइप के अंदर हमारे पास डेटा टाइप आ जाती है कि डेटा टाइप इंटीजर है, इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वेरिएबल का नाम आ जाता है। इंटीजर डेटा टाइप से पता चलता है कि 2 बाइट्स है, ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो 2 है या 4 बाइट्स दे रहा होता है इंटीजर को, ये आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है। और एड्रेस हमारे पास क्या है? एड्रेस जो है वो हमारे पास 0 है। वैल्यू स्टोर नहीं, सिंपल टेबल में वैल्यू स्टोर नहीं होती, वैल्यू आपके पास स्टैक के अंदर स्टोर होती है। अच्छा, तो सर सिंबल टेबल से फिर स्टैक से मतलब फेच कर दिया वैल्यू? बिल्कुल ऐसे ही है। जब हम उसको कमांड देते हैं जब किधर जब इसको जो है वो इंस्ट्रक्शन पास होती है, यहाँ पे टेक्स्ट में इंस्ट्रक्शन, इनको बेसिकली जो है वो नॉर्मल लैंग्वेज में, कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इनको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। जब इसको इंस्ट्रक्शन मिलती है सी आउट ए, तो क्या होता है कि ये आपके पास जो है वो सीपीयू के पास जाती है। ये इंस्ट्रक्शन कोड सेगमेंट में गई, कोड सेगमेंट से सीपीयू ने इसको रीड किया, इसको समझा, इसको कहते हैं फेच डीकोड एग्जीक्यूट साइकिल, FDE साइकिल कहते हैं इसको, अगर आइडिया या भी सर लो लेवल के साथ। हाँ, सो इसके अंदर ही रजिस्टर जैसे MDR MAR। हाँ बिल्कुल, इसी के अंदर CPU के अंदर ही जो है वो रजिस्टर्स होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास प्रोग्राम काउंटर आ जाता है, IR रजिस्टर आ जाता है, ये सारे रजिस्टर्स आ जाते हैं। फेच डीकोड एग्जीक्यूट पीछे आपके पास डब्बा किधर है हमारा, ये पीछे हमारा CPU परफॉर्म कर रहा होता है ये साइकिल, फेच डीकोड एग्जीक्यूट। वो क्या करता है, रैम से, स्टैक से जो है वो डेटा को फेच करता है, ठीक है, उसको डीकोड करता है, समझता है कि क्या लिखा हुआ है और फिर उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। उसके पास आया इसका तो हम लोग ने सर और डिटेल पे किया हुआ है। अच्छा, तो हम लोग ने बहुत डिटेल में इसमें किया डीकोड और फेचिंग और डीकोडिंग का, क्योंकि आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़े हो ना, इस वजह से आपने इसको और डेप्थ में जाके देखा है। असेंबली लैंग्वेज में ऐसा ही होता है। खैर, सी आउट ए का मतलब, उसको सी आउट मिला, उसने देखा कि अच्छा सी आउट का मतलब है कि मुझे जो है वो कोई चीज़ डिस्प्ले करवानी है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा क्या डिस्प्ले करवाना है, उसको पता चला कि हमने जो है वो ए डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। वो देखेगा ए क्या चीज़ है, सिंबल टेबल में आएगा, यहाँ पे देखेगा नेम्स में कोई ए नाम का वेरिएबल है या नहीं है। अगर उसको नहीं मिलता तो वो आपको कंपाइल टाइम पे ही एरर दे देगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, हमारे पास 2 तरह की जो है वो लैंग्वेजेस होती हैं, एक कंपाइल टाइप होती है और एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज होती है। तो C++ कंपाइलर है या इंटरप्रेटर बेस्ड है? सर कंपाइलर। कैसे सर? क्योंकि मतलब पहले ही कंपाइल कर रहा होता है सर, बल्कि नहीं सर, इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस क्या है? सर इंटरप्रेटर और कंपाइलर का ये है कि कंपाइलर तो है सर पूरे प्रोग्राम को ही ट्रांसलेट करता है पहले लैंग्वेज में, जब से इंटरप्रेटर जो है सर वो पहले रीड करता है एक लाइन को, तो उसको ट्रांसलेट कर एग्जीक्यूट करता है, फिर नेक्स्ट लाइन पे जाता है। ठीक है, तो जब सर जो C++ है सर वो उस इंटरप्रेटर की तरह की, तो सर वो हर लाइन को रीड करके फिर करता है। कंपाइलर आपने कहा कि सबसे पहले जो है वो पूरा कोड लेता है, एक सोल कोड,
takes whole code, check if there are any errors, check if there are any errors, else execute the instructions. ठीक है, instructions. इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर takes one instruction at a time, and if it faces an error, it stops the execution there. There. Okay, so C++ बेसिकली हमारे पास जो है वो कंपाइलर बेस्ड है. अच्छा. पहले वो सारे कोड को लेती है, कंपाइल करती है, देखती है कोई एरर है या नहीं है, उसके बाद उसको जो है वो एग्जीक्यूट करती है. मैंने बताया सर तो जब हम लोग C++ कर रहे होते हैं तो सर वो बाहर आपको पहले ही बता देता है कोई एरर जो आ रहा है. तो कंपाइल कर रहा होता है तो बता रहा होता है ना कि एरर आ रहा है. अच्छा. वो जो आपके पास सामने एरर आ रहा होता है ना, वो बेसिकली इंटेलिजेंस है. इंटेलिजेंस का आइडिया है क्या चीज़ है? नो सर. इंटेलिजेंस बेसिकली मशीन लर्निंग के आई डोंट नो उन्होंने पीछे एल्गोरिथम्स लगाए हुए हैं या एआई पीछे लगाया हुआ है. इंटेलिजेंस क्या करता है? वो आपके कोड को जो है ना वो रीड कर रहा होता है आपके साथ साथ. ठीक है, और वो देखता है कि आपने कहीं कोड में कोई एरर वगैरह तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है, आपने कोई सेमीकोलन कोई कर्ली ब्रैकेट मिस तो नहीं कर दिया. वो उस स्पेसिफिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है वो आपको सजेशंस प्रोवाइड कर रहा होता है. वो इंटेलिजेंस कर रहा होता है. ठीक है, अगर आप अपने इंटेलिजेंस को डिसेबल कर दोगे तो कोड लिखते वक्त आपके पास कोई एरर शो नहीं होगा. लेकिन जब आप बिल्ड करोगे ना, बिल्ड रन करोगे या कंपाइल करोगे अपने कोड को, तब आपके पास जो है वो एरर शो करेगा. ओके सर. ओके, सो C++ हमारे पास जो है वो कंपाइलर बेस्ड है. चलो, और पाइथन क्या है? सर पाइथन भी कंपाइलर बेस्ड ही होगा. पाइथन कंपाइलर बेस्ड होएगा नहीं, पाइथन इंटरप्रेटर बेस्ड है. इंटरप्रेटर. अच्छा. इंटरप्रेटर बेस्ड. पाइथन के अंदर अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन गलत भी पास कर दी है और वो सेकंड लाइन पे है, फर्स्ट लाइन पे आपके पास ठीक इंस्ट्रक्शन है, तो वो पहली इंस्ट्रक्शन को चलाएगा. जहाँ पे आपके पास एरर आएगा वो वहीं पे स्टॉप कर जाएगा और आपके पास एरर थ्रो कर देगा. ठीक है जी सर. ओके, सो वापस आते हैं. ठीक है, तो वो क्या करेगा? पहले यहाँ पे चेक करेगा नेम ए हमारे पास कहीं पे अवेलेबल है सिंबल टेबल में या नहीं है. डेटा टाइप क्या है? डेटा टाइप मैच करेगा. ठीक है, उसके बाद वो उसका एड्रेस उठाएगा. CPU उसका एड्रेस लेगा और फिर वो स्टैक के अंदर उस एड्रेस के ऊपर जाएगा, वैल्यू उठाएगा. ठीक है, वो देखेगा उस एड्रेस के ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है और फिर उस वैल्यू को उठाने के बाद मॉनिटर को भेज देगा डिस्प्ले करवाने के लिए. सिर्फ एक सी आउट ए के पीछे इतनी ज़्यादा एग्जीक्यूशन है. आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया है? सर किस चीज़ का? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. नो सर, अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया नहीं है. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास ये होती है कि आपका कोड कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में. उसको सिर्फ देख के आपने बताना होता है कि आपका कोड कितना टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, एक एस्टिमेट लगाना होता है. ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये होती है कि आपका जो कोड है वो कितनी स्पेस लेगा. हाँ, वो कितनी स्पेस लेगा आपके पास रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस लेगा. तो हम कोशिश करते हैं कि दोनों काम जो है वो कम से कम टाइम लगे और कम से कम जो है वो स्पेस लगे हमारे पास. ठीक है, इसके लिए जो है वो अगर आपने जो है वो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पढ़ा. सर फ्रीक्वेंसी क्या पूछ रहे हैं आप वापस? हाँ, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला सर 1/t.
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। फ्रीक्वेंसी का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है f इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई t, ठीक है। सो यानी कि मैं इनको अगर रिप्लेस कर दूँ तो फिर मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी हो तो मुझे टाइम पता चल जाएगा। जी सर। ऐसा ही है ना, लाइक अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख दूँ t इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई f, तो मुझे टाइम पीरियड पता चल जाएगा कि एक कोड को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा। ऐसा ही है, एज्यूम करो कि ये 1 नहीं है बल्कि दीज आर द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आपको पता है कि CPU जो है वो आपका नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है पीछे, ये भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। ओके, सो इसको थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं, ठीक है। t इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन डिवाइडेड बाई f। तो आपको पता है कि आपके CPU की फ्रीक्वेंसी क्या है? सर फ्रीक्वेंसी सर वो मुझे सही से नहीं पता। अच्छा, आपको कहीं पे देख के पता लग सकता है कि आपके CPU की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी उसकी स्पीड है उसके प्रोसेसर की? सर उसका मुझे लगता है सर सेटिंग्स पे होता है सर। हाँ, क्या आप देख। अच्छा चलो मैं अपने वाले की निकाल के दिखाता हूँ। अगर आप जाओ ना टास्क मैनेजर पे, टास्क मैनेजर, ठीक है। टास्क मैनेजर का आइडिया है सर अगेन ये मेरे सर कंप्यूटर में नहीं है सर। टास्क मैनेजर सबके कंप्यूटर में होता है। सर उस दिन आपने चेक करने की कोशिश की नहीं था उसमें। ऐसा नहीं हो सकता, चलो खैर आपने उस दिन चेक की थी कोशिश देखने के लिए क्या आपने वो समय कंप्यूटर में विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे ना। हाँ सही। तो सर आप देखने की कोशिश कर रहे थे कि क्या है, तो सर उसके अंदर मतलब वो नहीं बता रहा था प्रॉपर कि क्या था। सही। अच्छा खैर, यहाँ पे देखोगे ना परफॉर्मेंस के अंदर टास्क मैनेजर में जाओगे, अगर आपको किसी भी रियल टाइम जो है वो चाहिए कि आपका CPU कितना परफॉर्म कर रहा है, उसकी जो है वो प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करने की, सो आपके पास ये बेस स्पीड लिखी हुई आ रही है गीगाहर्ट्ज़। और अगर आपको याद हो तो फ्रीक्वेंसी का जो वो है क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी का यूनिट भी हर्ट्ज़ है। तो ये बेसिकली आपके पास CPU की फ्रीक्वेंसी ही आ रही है, ठीक है। 2.70 गीगाहर्ट्ज़, यानी ये 2.70 गीगाहर्ट्ज़ कितनी इंस्ट्रक्शंस जो है वो कितने टाइम में परफॉर्म करेगा ये हम देख रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि मुझे टाइम निकालना है कि मेरे पास 30 इंस्ट्रक्शंस हैं और मेरा प्रोसेसर है 2.7 गीगाहर्ट्ज़ का। 2.7 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब है 10 raised to power 6, 10 raised to power 6, ऐसा ही है जी सर। 10 to the power 6 होता है गीगा। यार इसको ज़रा कैलकुलेट करके बताना क्या आंसर आता है। नहीं सर गीगा होता है 10 to the power 9। गीगा 10 raised to power 9, ओके। सो 10 raised to power 9 गीगाहर्ट्ज़, ओके। ये ज़रा कैलकुलेट करके बताना क्या आंसर आता है। सर क्या एक सर 30 डिवाइडेड बाय 2.7 इंटू 10 raised to power 9। अच्छा 30 और 2.7 into 10 to the power 9 सर 0.0000000111 कितने जीरोज हैं? सर 5। सो 5 आई थिंक कोई यूनिट नहीं है, सो 0.1 इंटू 10 raised to power आई थिंक -6, 10 raised to power -6 सेकेंड, तो वो फिर 1 हो जाएगा कुछ ऐसे। खैर, सो आपके पास 30 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही है कितने टाइम के अंदर? सर 10 to the power -6 होता है तो सर वो होता है सर माइक्रो होता है सर। हाँ, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर वो 30 इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। इतनी पावरफुल स्पीड है इस प्रोसेसर की। अब
सपोज़ करो कि आपके पास जो है वो टाइम है 10⁻², या 10⁻30, ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं हम इसको 2.7 इंटू 10⁻9। आप कैलकुलेट करो अब क्या आता है। सिमिलर प्रोसेसर है लेकिन इंस्ट्रक्शंस बढ़ गई हैं। तो इसको सॉल्व करना है हाँ बिल्कुल, इसको सॉल्व करना है। 10 सर 10⁻3 है या 30 है? 30 है। 30 है। सर 10 टास्क है ना, सही कोई चेक करने दे दे। 30 टास्क 10⁻30। अच्छा अच्छा 7 into 10⁻20। कितना कितना? सर इसको सॉल्व करने के 3.7 into 10⁻30 20। 10⁻20। तो आई थिंक तकरीबन इतनी इंस्ट्रक्शंस चलाने के लिए उसको 3.5 साल लग जाएंगे, कुछ ऐसा ही है ना। जी सर। सेकेंड्स को जब हम आगे मिनट्स, डेज, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, ईयर्स में चला जाएगा ये हमारे पास। सो ये बेसिकली जो है हमारे पास एल्गोरिथम्स का कमाल होता है पीछे, कि आपका एल्गोरिथम कैसा है। जो हम कहते हैं ना कि यार प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स फाइंड करने का एल्गोरिथम क्या है। तो एक एल्गोरिथम है, उसका नाम है सीव ऑफ एरिस्थोनेसिस। सीव ऑफ एरिस्थोनेसिस जो है किधर गया, ये रहा। सीव ऑफ एरिस्थोनेसिस क्या, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना उस एल्गोरिथम की, कि वो कितने टाइम में आप उसको कोई भी नंबर दो, वो कितने टाइम में आपको प्राइम नंबर निकाल के देगा, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n। वो आपको इतने टाइम में जो है वो निकाल के दे देगा आपका प्राइम नंबर, ठीक है। ये सीव ऑफ